आरोप संगीन, फिर भी हामिद अंसारी के खिलाफ जांच क्यों नहीं? बात सिर्फ पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के रहस्योद्घाटन की ही नहीं। रॉ के पूर्व अधिकारियों ने पीएमओ को सौंपी थी हामिद के कारनामों की लंबी फेहरिस्त। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यहाँ सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। हर व्यक्ति तार्किक तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। नीतियों रणनीतियों की तर्कपूर्ण तरीके से समालोचना कर सकता है, लेकिन इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। कानून सबके लिए बराबर है। कानून में साफ साफ वर्णित है कि जो भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। किसी हाल में देश के साथ गद्दारी भारत का संविधान बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के एक नामी गिरामी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया है। उसका दावा है कि वो 5 बार भारत आ चुका है। उसे भारत आने का निमंत्रण तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया था। वो जब जब भारत आया कुछ न कुछ खुफिया जानकारी उसने यहाँ से जुटाई और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप दिया। इन खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता था। हामिद अंसारी पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप कोई नया नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी NK सूद भी हामिद अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि जब हामिद अंसारी तेहरान में राजदूत थे, वहां उन्होंने रॉ के सेटअप को उजागर कर रॉ के लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया था। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण का करियर बर्बाद करने का भी आरोप उन पर लगा। उस देशभक्त प्रतिभावान एरोस्पेस इंजीनियर को देश का गद्दार घोषित कर दिया गया। 24 सालों तक वो लड़ता रहा, न्याय मिला, बेदाग निकले। मोदी सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा, लेकिन भारत रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी में दशकों पीछे चला गया। विदेश सेवा में हामिद अंसारी के जूनियर और प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार रहे दीपक बोहरा ने बताया था कि हामिद अंसारी के विदेशी और इस्लामिक लिंक की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने बताया था कि ये चेतावनी हमारी कई खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थी। वो हमेशा इस्लाम से जुड़ी थी। उनकी ईमानदारी पड़ोसी मुल्कों के साथ दिखती थी। हामिद अंसारी वो शख्स हैं जो दशकों तक देश के संवैधानिक पद पर आसीन रहे और अंत में नैरेटिव गढ़ देते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। हामिद अंसारी की मानसिकता कितनी जहरीली है ये तब और स्पष्ट हुआ जब उन्होंने केरल में 23 सितंबर 2017 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये जानते हुए भी इस संगठन पर आतंकियों के समर्थन का आरोप है। कैसे हामिद अंसारी 10 सालों तक राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति पर बैठ अपना एजेंडा साधते रहे। आखिर क्यों इतने संगीन आरोपों के बावजूद हामिद अंसारी के खिलाफ जांच नहीं हो रही है? उनके खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त 2017 से ही पीएमओ में पड़ी हुई है। देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। बहुत दिनों बाद हामिद अंसारी का यह बयान आया है कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। ऐसे में ये और जरूरी हो जाता है कि जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो देश का उपराष्ट्रपति रहा हो, देश का राजदूत रहा हो, उससे अपेक्षा यही होती है कि वो देश की अस्मिता की रक्षा करेगा। वो देश की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। वो कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे देश पर आंच आए, देश कमजोर हो। लेकिन हामिद अंसारी पर लगे संगीन आरोप चीख चीख कर ये कह रहे हैं उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया। देश की खुफिया एजेंसी की गोपनीयता भंग करने के आरोप उन पर लगे हैं। बीते कई सालों में ऐसे कई प्रमाण सामने आए हैं जब हामिद अंसारी की वाणी में कट्टरता की बू आती रही है।
कई अवसरों पर तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के मौजूदा हालात रहने लायक नहीं। उनकी अर्नगल बयानबाजी ने भारत की छवि को कई बार कलंकित किया है। हामिद अंसारी उस भारत को असहिष्णु बता चुके हैं जिस भारत ने उन्हें इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, मान सम्मान सब कुछ दिया, जिसने उन्हें राजदूत बनाया, जिसने उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया। जिस भारत का सार ही वसुधैव कुटुंबकम है, उसे हामिद अंसारी ने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच से भारत को असहिष्णु बताया था। ये वही संगठन है जिसके हाथ ISI से मिले हुए हैं। उस पर भारत में दंगे की साजिश रचने का आरोप भी है। हामिद अंसारी देश की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों के आरोप को हवा में उड़ा सकते हैं। आरोप लगा सकते हैं कि ये खुफिया एजेंसियां किसी के दबाव में उन पर आरोप चस्पा कर रही हैं, लेकिन हामिद अंसारी पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के इस रहस्योद्घाटन को कैसे हवा में उड़ा सकते हैं, जिसने कहा है कि उनके बुलावे पर वो 5 बार भारत आया और हर बार कुछ न कुछ खुफिया जानकारी हासिल कर पाकिस्तान की ISI को सुपुर्द की। यहाँ बताते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुद ये कहा है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करता था। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वो हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति रहते उनका मेहमान बनकर भारत आया था और 15 राज्यों का दौरा कर उसने ISI के लिए जासूसी की थी। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि उस दौरान उसे भारत के 3 शहरों की जगह 7 शहरों में जाने की अनुमति मिल जाती थी। नुसरत मिर्जा ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, लखनऊ और कोलकाता भी गया था, जहां से उसने जानकारियां एकत्रित कर ISI को सौंपी। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति को एक दौरे के दौरान देश के सिर्फ 3 शहरों में जाने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन वो 7 शहरों में कैसे चला गया? इस बात का जवाब तो हामिद अंसारी ही दे सकते हैं कि नुसरत मिर्जा ने उनके बारे में जो रहस्योद्घाटन किया है उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर केंद्र सरकार की जांच के बाद ये उजागर हो सकता है। जब देश की सुरक्षा खतरे में आ गई थी, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारियों ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये अपील की थी कि वो हामिद अंसारी के कार्यकाल की जांच कराएं। उनकी मांग थी कि देश के सामने हामिद अंसारी का क्रियाकलाप उजागर हो। रॉ के पूर्व अधिकारियों ने अपनी शिकायत में उन 4 घटनाक्रमों का हवाला दिया था जिनकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। उनका कहना था कि दूतावास पर तैनात भारतीय अधिकारियों को सवाक, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किडनैप किया और हामिद अंसारी बतौर राजदूत अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाए। बात तब की है जब हामिद अंसारी साल 1990 से 1992 में ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत के तौर पर पदस्थापित थे। उस समय उन पर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक और ईरान सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप लगे थे। सवाक को आधिकारिक तौर पर 1989 में बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर फिर से नए संगठन सजमाने इत्तलायत अमीनियात ए मिलिए ईरान को शुरू किया गया, लेकिन आज भी इसे सवाक के नाम से ही बुलाया जाता है। शिकायतकर्ता रॉ अधिकारियों ने PM मोदी से चिट्ठी लिखकर दावा किया कि जब अंसारी तेहरान में थे तब वो भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सके, साथ ही ईरानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सवाक से सहयोग करके रॉ के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया। शिकायतकर्ताओं की माने तो ऐसे 4 मामले हुए जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों का सवाक ने अपहरण करवाया और हामिद अंसारी राष्ट्रहित साधने में असफल रहे। तत्कालीन अधिकारियों में से एक NK सूद का दावा है कि हामिद अंसारी ने ईरान में रॉ के ठिकानों को बंद करने तक की सिफारिशें की थी। वहीं 28 जून 2019 को ट्वीट कर NK सूद ने लिखा था, मैं तेहरान ईरान में था और हामिद अंसारी तेहरान में राजदूत थे। हामिद अंसारी ने तेहरान में रॉ के लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया था। उन्होंने रॉ के सेटअप को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसी व्यक्ति को लगातार 2 बार देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब नुसरत मिर्जा के दावों के बाद सूद का ये ट्वीट फिर वायरल हो रहा है। एक और मामले में रॉ अधिकारी RK यादव ने
2018 में हामिद अंसारी के बारे में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया था कि रॉ के अधिकारी डीबी माथुर तेहरान के करीब क्यूम में कश्मीर के युवकों के लिए चल रही ट्रेनिंग कैंप पर नियमित रूप से दिल्ली को रिपोर्ट भेजते रहते थे। ये सभी रिपोर्ट्स राजदूत हामिद अंसारी के पास से होकर गुजरती थी। इनमें से कई रिपोर्ट्स को लेकर हामिद अंसारी काफ़ी विरोध में रहते थे। इसी दौरान एक सुबह डीबी माथुर को सवाक ने अगवा कर लिया, लेकिन हामिद अंसारी ने ईरान की सरकार से इस बारे में कोई बात नहीं की और बहुत ही साधारण रिपोर्ट दिल्ली भेजकर शांत हो गए। 2 दिनों तक डीबी माथुर के बारे में कोई जानकारी न मिलने और भारतीय दूतावास के करीब 30 अधिकारियों की पत्नी ने हामिद अंसारी के चैम्बर में जबरदस्ती घुसकर विरोध भी दर्ज कराया। दूसरे दिन ही आर.के. यादव विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव से बात की। पी.वी. नरसिम्हा राव ने तुरंत कार्रवाई की और ईरान को कुछ ही घंटों में डीबी माथुर को रिहा करना पड़ा। इसके बाद माथुर को 72 घंटों के अंदर वापस दिल्ली बुला लिया गया था। आर.के. यादव ने अपनी किताब मिशन रॉ में हामिद अंसारी के दोहरे चरित्र पर एक पूरा अध्याय बिज़ारे रॉ इंसिडेंट्स ही लिख डाला है, जिसमें हामिद अंसारी की देश विरोधी गतिविधियों को एक्सपोज किया गया है। एक मामले का जिक्र आता है। मई 1991 में एक भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को तेहरान हवाई अड्डे से सवाक ने किडनैप कर लिया था। तत्कालीन रॉ स्टेशन चीफ की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर हामिद अंसारी को इस बारे में जानकारी भी दी गई थी। रॉ चीफ उस समय दुबई में थे और इस घटना को इमरजेंसी के तौर पर समझ वो तुरंत ही हामिद अंसारी को ब्रीफ करने के लिए तेहरान पहुंचे थे। उसके बाद हामिद अंसारी ने संदीप कपूर की खोजबीन करवाने के बजाय भारतीय विदेश मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट भेजी कि संदीप कपूर गुम हो गए हैं और ईरान में उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। हामिद अंसारी ने रिपोर्ट में लिखवाया कि कपूर के किसी स्थानीय महिला से संबंध भी थे। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर रिपोर्ट में नहीं लिखवाया कि इस अपहरण के पीछे रॉ ने सवाक का हाथ बताया। 3 दिन बाद भारतीय दूतावास को की गई एक अनजान कॉल से पता चला कि कपूर किसी सड़क किनारे पड़े हैं। उन्हें ड्रग्स का नशा दिया गया था, जिसका असर सालों तक कपूर पर रहा। रॉ की सलाह थी कि ईरानी विदेश मंत्रालय के सामने इस मामले को उठाया जाए, पर अंसारी साहब शांत रहे। एनके सूद एक और घटना याद करते हैं, जब भारतीय राजदूतावास पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद उमर को सवाक उठाकर ले गए और फिर 3 घंटे बाद मुक्त कर दिया। हामिद अंसारी को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने रॉ स्टेशन चीफ से पड़ताल के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि गार्ड को सवाक ने अपनी ओर मिला लिया है। रॉ ने उसे मासूम करार दिया, लेकिन अंसारी ने इस सिफारिश के साथ उसे भारत भेज दिया कि भविष्य में गार्ड को विदेशी ट्रांसफर न मिले। हामिद अंसारी पर यह आरोप भी लगे कि रॉ के उन ऑपरेशंस को भी रोक दिया गया था जो रक्षात्मक थे और ये पूर्व उपराष्ट्रपति के आदेश पर ही हुआ था। इसके अलावा उन्होंने दुबई, बहरीन और सऊदी अरब के भारतीय राजदूतों को तलब किया था, जिसका मकसद भारतीय दूतावासों पर मौजूद रॉ यूनिट्स को टारगेट करना था। पीएम मोदी को जो शिकायत की गई थी उसमें कहा गया था कि मार्च 1993 में मुंबई में हुए ब्लास्ट के समय खाड़ी देशों में रॉ की क्षमताएं पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। सूद ने बताया कि जब हामिद अंसारी का ईरान से तबादला हुआ तो भारतीय दूतावास में खुशियां मनाई गई थीं। पीएम मोदी को हामिद अंसारी के बारे में जो शिकायत की गई थी उसमें ईरान में 10 साल तक तैनात रहने वाले फर्स्ट सेक्रेटरी का भी जिक्र था। इसमें बताया गया था कि कैसे उन लोगों को भारत का वीज़ा 500 अमेरिकी डॉलर में दे दिया जाता था जो खुद को छात्र बताते थे। रॉ की तरफ से हुई एक इंक्वायरी में ये बात सामने आई थी कि किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी जारी ही नहीं की गई थी जिसमें ईरान के नागरिकों को वीज़ा देने का प्रस्ताव हो। रॉ की तरफ से इस बारे में अंसारी को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन इस मामले को भी भुला दिया गया। इसके अलावा पूर्व रॉ अधिकारियों ने अंसारी पर यह आरोप भी लगाया था कि वो तेहरान में नियमित तौर पर पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात करते रहते हैं, जिसके बारे में विदेश मंत्रालय को कुछ भी मालूम नहीं होता था। जब हामिद अंसारी ने अपने मजहबी चरमपंथी सोच को उजागर किया
हामिद अंसारी ने कई बार अपने मजहबी चरमपंथी सोच को उजागर किया है। डरा हुआ मुसलमान का भी नैरेटिव उन्होंने ही गढ़ा है। भारत में मुसलमान असुरक्षित है, उनका ही कहा हुआ है। मुसलमानों के लिंचिंग पर बात करते वो थकते नहीं, वहीं हिंदुओं की लिंचिंग तो उनकी नज़र में होती ही नहीं है। 20 नवंबर 2020 को हामिद अंसारी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की खिताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर कहा कि देश कोरोना से पहले ही 2 महामारी का शिकार हो चुका है। वो है धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद। हामिद अंसारी की मानसिकता कितनी जहरीली है, ये तब और सामने आया जब उन्होंने केरल में 23 सितंबर 2017 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में ये जानते हुए भी शिरकत की थी कि इस संगठन पर आतंकियों के समर्थन का आरोप है। पीएफआई पर हिंसक वारदातों को अंजाम देने, युवकों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में भर्ती करने के भी आरोप लगते रहे हैं। केरल हाईकोर्ट पीएफआई को चरमपंथी संगठन बोल चुका है। देश में कई दंगों में पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। ऐसे में देश के किसी संवैधानिक पद पर लंबे समय तक रहे किसी शख्स का पीएफआई से संबंधित कार्यक्रम का हिस्सा बनना कई सवालों को जन्म देता है। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले हामिद अंसारी ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ही कहा था कि देश के मुसलमानों में घबराहट का भाव है और वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हामिद अंसारी 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, तब तक उन्हें भारत अच्छा लगता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी उपराष्ट्रपति पद से विदाई हुई, उन्हें भारत असुरक्षित लगने लगा था। अचानक वो बेहद डरे हुए से हो गए। उससे पहले पद का उपयोग कर एजेंडा फैलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी, तो सब ठीक था। उपराष्ट्रपति एक धर्म या वर्ग का नहीं होता, बल्कि राष्ट्र का होता है। लेकिन जिस तरह अंसारी ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बयान दिया, उससे स्पष्ट होता है कि वो कभी 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। इसके अलावा हामिद अंसारी ने देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश के विभाजन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। अंसारी ने कहा था कि विभाजन के लिए भारत भी बराबर का जिम्मेदार था, लेकिन सियासत के लिए सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रवाद को जहर बताना हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर का मामला हो, 3 तलाक के कानून का विरोध हो या देश के हर जिले में शरिया अदालतें स्थापित करने का ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रस्ताव हो, सभी मामलों में हामिद अंसारी ने विवादित बयान दिया है। एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रध्वज को सलामी न देने के भी आरोप लगे। इसकी तस्वीर वायरल भी हुई थी। जून 2015 में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम से भी वो नदारद रहे थे। इसके अलावा हामिद अंसारी ने राष्ट्रीय रक्षक सेना के जवानों के शौर्य पर सवाल उठाते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अंसारी ने कहा था कि देश के लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने का पूरा हक है। तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर मैं कह दूं कि मैंने किसी शेर को मारा है, तो मुझे उस शेर को दिखाना भी होगा। बड़ा सवाल। इतने संगीन आरोपों के बावजूद आखिर इस व्यक्ति की जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर जांच करने में क्या परेशानी है? क्या जांच इसलिए नहीं हो रही है कि हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।